हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विधि की पाठशाला और मैं हूं डॉक्टर वत्सला शर्मा। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूं आपके साथ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिद्धांत को। और उसी में आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैगजीम, एक्सप्रेसो यूनियस एस्ट एक्सक्लूजो अल्टेरियस, जिसका कि मीनिंग होता है एक वस्तु का स्पष्ट उल्लेख दूसरे का अपवर्जन है। ये जो मैगज़िम है ना, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स यानी कि संविधियों के निर्वचन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। तो चलिए आइए समझते हैं क्या है ये। देखिए, अर्थान्वयन का यानी कि इंटरप्रिटेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये प्रिंसिपल है कि एक वस्तु का स्पष्ट उल्लेख दूसरे का अपवर्जन है। अब यहाँ पर देखिए, हमें बिल्कुल वर्डिंग से ही क्लियर हो रहा है। जैसे कि मान लिया हम केवल ब्रेड की बात कर रहे हैं, ब्रेड हम सभी खाते हैं, लेकिन यदि हम वहीं पर ब्रेड से हमने सैंडविच बना दिया और बाकी जो है ब्रेड हमारी अलग रखी हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो एक हमारा जो सैंडविच हो गया वो थोड़ा सा अलग हो गया और बाकी जो ब्रेड है हमारी वहाँ पर उस सैंडविच से एक्सक्लूड हो गई। चलिए, ये तो एक छोटा सा एक सिंपल सा एग्जांपल था। समझते हैं इसको बिल्कुल मैगज़ीम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये कहा गया कि द मैगज़ीम मीन्स दैट एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग इम्प्लाइज द एक्सक्लूजन ऑफ अदर। यदि एक वस्तु का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है तो इसका मतलब दूसरी चीज़ों का वहाँ पर एक्सक्लूजन किया गया है, दूसरी चीज़ें वहाँ पर इंक्लूड नहीं हैं। If one or more things of a particular class are expressly mentioned in an enactment, that means that other things belonging to the same particular class are excluded from the domain of the enactment. यदि किसी अधिनियम में किसी विशिष्ट श्रेणी की एक या एक से अधिक वस्तुओं को स्पष्ट रूप से उल्लेखित कर दिया है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस अधिनियम के क्षेत्र में उस श्रेणी की अन्य वस्तुओं को अलग रखा गया है। मीन्स यदि एक या एक से ज़्यादा कुछ वस्तुओं के बारे में स्पेशली कुछ चीज़ें एक्सप्रेस कर दी गई हैं, तो बाकी जो और जो चीज़ें होंगी, बाकी जो और बातें होंगी, वहाँ पर उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यदि किसी कानून में दो अभिव्यक्ति यानी कि दो एक्सप्रेशन यदि यूज़ में आई हैं, जिनमें से एक साधारण रूप से दूसरे को अपने अंदर इंक्लूड करती है, तो जो अधिक साधारण जो एक्सप्रेशन होगा वो कम साधारण एक्सप्रेशन को अपने से बाहर रखेगा। इस मैगज़ीम के बारे में देखिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही गई है कि ये है एक वैल्यूएबल सर्वेंट बट ए डेंजरस मास्टर। जब भी स्टैट्यूट और डॉक्यूमेंट के कंस्ट्रक्शन की बात आएगी, तब यदि इस मैगज़ीम को एज ए सर्वेंट यानी कि जो सर्विस करने वाला, सेवा भाव जो कर रहा है, उस तरीके से इस मैगज़ीम को यूज़ किया जाए, तब तो ये बहुत सही है। लेकिन यदि इसको एज अ मास्टर यूज़ किया जाए तो ये कि डेंजरस फॉर्म में आ जाएगी। क्योंकि देखिए, हम इस मैगज़ीम का मतलब क्या बता रहे हैं, एक वस्तु का स्पष्ट उल्लेख दूसरे का अपवर्जन है। अब यदि इसको हम एक सर्विस की तरीके से, या हाँ भाई इसका होना बहुत ज़रूरी है, और एक इसको हम सिंपली डिफाइन करें, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि यहाँ पर इसको एज ए मास्टर मतलब अब जिस वस्तु का स्पष्ट उल्लेख है वही सब कुछ है, बाकी जिन चीज़ों को एक्सक्लूड कर दिया गया वो कुछ भी नहीं है, या इस सेंस में लिया जाए तो ये एक डेंजरस मास्टर की तरीके से हो सकती है। अब देखिए, इसको समझने के लिए मैं आपको एक बहुत लीडिंग केस बताती हूँ, जिससे कि आपको ये मैगज़ीन क्लियर हो जाएगी। एक इंग्लिश केस है, गिलमोर वैल्यूएशन ऑफिसर बनाम बेकर कार, और 1962 का ये केस है। देखिए, इस केस में एक क्वेश्चन आया था कि जो ब्रॉयलर हाउस है वो एग्रीकल्चरल लैंड है या एग्रीकल्चरल बिल्डिंग, तो ये बात क्लियर नहीं हो रही थी। लेकिन वहीं पर जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि यदि किसी एक बात के बारे में, एक वस्तु के बारे में स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाए, तो दूसरों को वहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया जाता है, दूसरी चीज़ों को। तो देखिए, यहाँ पर जो एक एक्ट बना हुआ था, रेटिंग एंड वैल्यूएशन अपॉइंटमेंट एक्ट, और उसके सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में
स्पेशली इस बात को लिखा गया था कि यदि कहीं पर जो लैंड है वो 1/4 एकड़ से यदि अधिक लैंड है, अधिक भूमि है, तो वो मुर्गी पालन के लिए एग्रीकल्चरल लैंड की परिभाषा में आएगी। मतलब यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मेंशन कर दिया गया कि क्या, कि 1/4 एकड़ से जो अधिक भूमि होगी वो एग्रीकल्चरल लैंड की डेफिनेशन में आएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, जब ये जो बात है यानी कि एक वस्तु का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया, इट मीन्स एग्रीकल्चरल लैंड क्या है ये बिल्कुल क्लियरली बता दिया गया। इसका मतलब जो लैंड 1/4 एकड़ से कम की है उसको यहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड से एक्सक्लूड किया गया है, यानी कि वो लैंड क्या होगी, वो एग्रीकल्चरल बिल्डिंग होगी। अब इस केस में ये देखा गया कि जो ब्रायलर हाउस था वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं हो सकता, क्योंकि एक्ट के अकॉर्डिंग बिल्डिंग और लैंड में एक दूसरे में अंतर किया गया है, और जो ब्रायलर हाउस है उसकी जो लैंड है वो 1/4 एकड़ से कम है, तो इसलिए वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं हो सकता, वो एक बिल्डिंग है, वो एक एग्रीकल्चरल बिल्डिंग है। देखिए इसी तरीके से एक दो केसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं उनके आपको नाम बता रही हूँ। परभणी ट्रांसपोर्ट वर्सेस द रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और खेमका एंड कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये दोनों ही केस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्रेसो यूनियस एस्ट एक्सक्लूसिव अल्टेरियस मैक्सिम का प्रयोग किया है। कुछ और इजी बातों से देखिए इस केस को समझते हैं। जैसे कि हम सभी ने पढ़ा हुआ है और हम सभी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 15, 16 और जो 19 है उसके अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो केवल इंडियन सिटीजन्स को ही मिले हैं, और उसके अलावा अन्य व्यक्तियों यानी कि जो नॉन सिटीजन्स हैं या जो अदर्स हैं उनको ये राइट नहीं मिले हुए हैं। तो देखिए इसी से रिलेटेड हम दो लीडिंग केस की यहाँ पर बात कर रहे हैं, बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए बाय मिस्टेक यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये 2973 नहीं है, ये 1973 का केस है, ठीक है। एंड सेकेंड आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970। तो इन दोनों केसेस में ही सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजन टर्म को यानी कि नागरिक टर्म को बिल्कुल क्लियरली इंटरप्रेट किया और ये कहा कि आर्टिकल 19 के अंदर जो फ्रीडम है उनको नॉन सिटीज़न और लीगल पर्सन जो है क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिटीजन्स में नहीं आते। और यहाँ पर ये कहा कि आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम जो प्रोवाइड की गई हैं उनकी मांग केवल सिटीजन्स के थ्रू ही की जा सकती है। तो आशा करती हूँ कि ये छोटा सा एक टॉपिक, लेकिन जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।